नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। कोरोना का संक्रमण पूरे देश में छाया हुआ और यही कारण है कि तमाम राज्य सरकारें अलग अलग तरीके से अपने प्रयास पर काम कर रही है। ऐसी ही एक राज्य सरकार है मध्य प्रदेश की, जहां पर सत्ता और संगठन मिलकर कोरोना के संक्रमण से लड़ रहे हैं और मध्य प्रदेश को इससे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम बातों के साथ साथ क्या राजनीतिक पार्टी के संगठन भी अपनी उस तरह की भूमिका निभा रहे हैं, इस पर बात करने के लिए आज हम मध्य प्रदेश चलेंगे। मध्य प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वीडी शर्मा, जो कि विद्यार्थी परिषद से उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल शुरू किया, छात्र जीवन शुरू किया, संगठन मंत्री रहे हैं। इसके साथ साथ वो नेहरू युवा केंद्र में उपाध्यक्ष भी रहे हैं। वो नेहरू युवा केंद्र जहां पर प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, लेकिन उनकी इच्छा सत्ता में रहने की जगह संगठन पर थी, जमीन पर काम करने की थी। इसलिए उन्होंने वो पद छोड़ दिया और जमीनी संघर्ष को स्वीकार किया और अब वो संगठन के लिए काम कर रहे हैं। वीडी शर्मा साहब, स्वागत है आपका। आप खजुराहो से सांसद भी हैं और मेरा सवाल वही है, क्योंकि देश में इस वक्त अगर गूंज है तो वो कोरोना की है, कोरोना की दहशत की है और उसके डर की है। मैं सबसे पहला सवाल आपसे यह पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का सत्ता और संगठन कैसे कोरोना के डर और दहशत और संक्रमण से लड़ रहा है? मनोज जी, सबसे पहले तो मैं जो 16 मजदूर ट्रेन दुर्घटना में जिनकी दुखद मृत्यु हुई है जी, ऐसे ही 5 मजदूर हमारे मथुरा के अंदर मेरे ही चंदला विधानसभा के, मेरे लोकसभा क्षेत्र के लोग जो आहत हुए, जिनकी दुखद मृत्यु हुई, उन सबको मैं आपके माध्यम से सांत्वना देना चाहता हूं जी। और उनके इस माननीय सरकार के द्वारा और संगठन के द्वारा ऐसे जो मजदूर जिनकी दुखद मृत्यु हुई है, उनको कहीं न कहीं सरकार ने मिलकर के उनको जो काम देने का प्रयास किया है, उनको जो सहायता देने की जो बात की है, उसके लिए मैं सरकार का भी धन्यवाद देता हूं जी। आपने जो कहा कि जिस प्रकार से सरकार और संगठन मिलकर के इस कोरोना महामारी के संकट से निपटने की जो बात है, मैं ऐसा मानता हूं कि मध्य प्रदेश एक ऐसा आदर्श राज्य है कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी आज सरकार में उस दिन आई जब कोरोना महामारी का संकट बड़े पैमाने पर पूरे देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर आ गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ कोरोना के संकट में ली और उसी दिन से वो दिन रात एक करके इस काम में लग गए। लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जब लॉकडाउन हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जो आह्वान किया था कि हमारी राजनीतिक भूमिका तो है, लेकिन हम सब लोग सामाजिक भूमिका का निर्वहन करें। मनोज जी, मुझे बताने में आप सब लोगों को मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के नहीं, पूरे देश के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो सामाजिक भूमिका का निर्वहन किया है, ये एक अनुकरणीय उदाहरण के एक राजनीतिक दल इस भूमिका में आकर के लोगों के लिए काम कर सकता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय अध्यक्ष जी के आह्वान को बहुत नीचे तक, यानी बूथ लेवल तक लोगों ने काम करने का प्रयास इस कोरोना महामारी के संकट में किया है। चाहे भोजन की उपलब्धता हो, चाहे राहत सामग्री हो, चाहे उनके लिए मास्क उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे सैनिटाइजर उपलब्ध कराने की बात हो। और मैं तो ऐसा कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री ने पीएम केयर फंड का जो आह्वान किया, आज मध्य प्रदेश के अंदर लोगों ने ऐतिहासिक तौर पर उसके अंदर जो 100 रुपए लोगों को प्रेरित करते हुए और ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे दे सकते हैं, इस प्रकार के अभियान को जमीन पर उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने और सत्ता ने, दोनों ने मिलकर के किया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि संगठन और सत्ता दोनों का एक समन्वित जो प्रयास है, ये मध्य प्रदेश के अंदर बहुत अनुकरणीय है। आपने शर्मा जी, आपने बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन जो सत्ता और संगठन के समन्वय को लेकर टास्क फोर्स बनाई गई है, इसके बनाने से क्या निकल कर आया? क्या उन तमाम जो परेशानियां हैं, जो विपत्तियां हैं, जो संकट है, उससे निकलने में, उससे निजात मिलने में मदद मिली? देखिए, टास्क फोर्स जब बना तो मनोज जी, इसके बारे में मैं एक बात आपको जरूर कहना चाहता हूं कि टास्क फोर्स के माध्यम से समाज के उन वर्गों को जी, जो इससे सीधे प्रभावित हो रहे हैं, उद्योग जगत के लोग, जो हमारे ऐसे इंडस्ट्रीज के लोग हैं, छोटे छोटे काम करने वाले लोग थे, उनके साथ हमारा डायलॉग हुआ, उनसे हमारी बातचीत हुई, व्यापारियों से हमने बातचीत की, हमने नौजवानों से बातचीत की, ऐसे पूरे डॉक्टर से हमारी बात हुई। अलग अलग प्रकार के जो वर्ग हैं, उन सारे वर्गों से बात करते हुए उनका फीडबैक क्या है और सरकार के साथ जो कोऑर्डिनेशन चाहिए और उसके माध्यम से सरकार उन पर प्रभावी काम करे, इस दिशा में हम 2 दिन बाद 3 दिन बाद हमारी टास्क फोर्स की बैठक लगातार होती है। और सभी लोग, जैसे माननीय कैलाश जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं,
हमारे और भी सम्मानित सदस्य, हमारे नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे गृह मंत्री, ऐसे अलग अलग प्रकार के जो लोग इस टास्क फोर्स के अंदर जो 10-11 लोग हैं, सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में लोगों से डायलॉग करके उनसे सुझाव जो आते हैं उनके आधार पर सरकार को फीडबैक देना और प्रभावी काम कैसे हो, ये सारा प्रयास, चाहे वो किसानों का विषय होगा, गांव के अंदर की समस्याएं होंगी, इन सारे मुद्दों पर क्या ये टास्क फोर्स, क्योंकि सारे के सारे बड़े नेता इसमें मौजूद हैं, क्या ये टास्क फोर्स अधिकारियों को भी निर्देश दे सकती है? अधिकारी इस टास्क फोर्स के निर्देशों को मानते हैं? देखिए, बिल्कुल टास्क फोर्स के सम्मानित सभी सदस्य और मैं भी मिलकर के जहां हमको ऐसा फीडबैक आता है तो अधिकारियों से बात करते हैं, अधिकारी भी उस बात को स्वीकारोक्ति भी देते हैं और सरकार को कन्वे करने का काम कि भाई यहां पर इस प्रकार की समस्या है, हमको इस दिशा में कुछ काम बेहतर करने की जरूरत है। सरकार उस पर लगातार अधिकारियों के साथ बैठ करके निर्णय भी लेती है, चाहे वो विद्यार्थियों के विषय हो, मजदूरों के विषय हो, इन सारे मुद्दों पर। और एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि टास्क फोर्स भी इस दिशा में जो संगठन का काम चल रहा है, जो हमारे संगठन के काम में कोई भूखा मध्य प्रदेश के अंदर धरती पे न रहे, आने वाले जाने मजदूर हैं, लगातार लाइन लोगों की लगी हुई है। हमारे लोग हाईवेज पर, कई स्थानों पर ऐसे लोग हैं जहां कोई नहीं पहुंचता है, उन स्थानों तक पहुंचने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, मनोज जी, बहुत गंभीरता के साथ और कुशलता के साथ किया है। आप क्या मानते हैं, मध्य प्रदेश के कितने ऐसे मजदूर हैं जो अभी बाहर फंसे हुए हैं? कैसे कितने छात्र हैं जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं? ऐसे कितने लोग हैं मध्य प्रदेश के जो विदेशों में फंसे हुए हैं? इसको लेकर कोई कोऑर्डिनेशन हुआ है? इसको लेकर कोई रास्ता निकल कर आ पाया? मनोज जी, अभी तक मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 1.5 लाख मजदूर बाहर से जो थे वो आ चुके हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि लगभग अभी भी पूरे देश के अंदर लगभग 4-5 लाख मजदूर और ऐसा होगा जो कहीं ना कहीं इधर उधर है, जो लगातार उनके मैसेज कन्वे हो रहे हैं, उनसे बातचीत हो रही है, उनके रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। इस दिशा में सरकार प्रभावी काम कर रही है और हम लोग भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं जी। ऐसे ही छात्र हमारे विदेशों में कुछ छात्र हैं, वो संख्या बहुत नहीं है, लेकिन हमारे जो अन्य छात्र हैं देश के अंदर, इनकी एक बड़ी संख्या है, वो उनके भी हमने रजिस्ट्रेशन कराने का सरकार ने अपना काम प्रारंभ किया है। जैसे इंदौर हमारा हॉट स्पॉट है, भोपाल हमारा हॉट स्पॉट है, लगभग मेरे ही क्षेत्र के बुंदेलखंड के और बघेलखंड के हमारे लगभग 1000-2000 छात्र तो ये फंसे होंगे, जिनको हम धीरे धीरे निकालने का काम भी प्रयास सरकार भी कर रही है और हम लोग मिलकर के कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं। तो बड़ी संख्या में मजदूर यहां पर आया है और 1 लाख के करीब मजदूर मध्य प्रदेश से बाहर गया है, जो बाहर का था। तो उन मजदूरों की व्यवस्था करना, उनके मेडिकल से लेकर के सारी सुविधाएं, उनके चेकअप वगैरह, ये सारा काम मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने बहुत गंभीरता के साथ किया है। और मैं आपको बताने में मुझे आज ये अच्छा लग रहा है कि सरकार भी अपना काम कर रही है, लेकिन उन मजदूरों के लिए संगठन भी लगातार काम कर रहा है। क्या आप मानते हैं कि शुरुआती दौर में जो मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग है उससे कुछ गलतियां हुई जिसके कारण संक्रमण फैला? खुद स्वास्थ्य विभाग इस संक्रमण से ग्रसित हो चुका था और शायद शुरुआती दौर की जो गलतियां हैं यही कारण है कि इंदौर आज मध्य प्रदेश का वुहान बना हुआ है। मनोज जी, वैसे मैं जिस बात का उल्लेख करना चाहता हूं उसके बारे में उसको पॉलिटिकली न लिया जाए जी, लेकिन मैं एक बात बहुत विश्वास और गंभीरता के साथ कह रहा हूं कि कोरोना महामारी का संकट जनवरी माह के अंदर सरकार ने इसके लिए एडवाइजरी जारी कर दी थी केंद्र ने कि सभी राज्य इस पर अपनी अपनी तैयारी करें। लेकिन दुर्भाग्य है, मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी की सरकार थी, वो क्या काम कर रही थी? वो आईफा अवार्ड की तैयारी 24 फरवरी को, 27 फरवरी को भोपाल के अंदर इंदौर के अधिकारियों की बैठक हो रही है, कमलनाथ जी और चीफ सेक्रेटरी हमारे ले रहे हैं, लेकिन एक लाइन कोरोना के बारे में उन्होंने उसकी तैयारी के बारे में बात नहीं की। न मेडिकल की सुविधाएं, न किसी प्रकार के प्रिकॉशंस लिए। उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? वहां सीए का धरना चलता रहा इंदौर के अंदर, हमारे तबलीगी जमात के लोग आते रहे और वो लोग इंट्रोड्यूस होते रहे और वहां फैलते रहे और उसका दुष्परिणाम हुआ कि इंदौर इतनी महामारी के संकट में फंस गया। यही भोपाल के अंदर हुआ। तो इसलिए ये जो उस दौरान तबलीगी जमात के लोगों का प्रवेश, उनकी जांच नहीं करना, उनको किसी प्रकार के रेस्ट्रिक्शन नहीं किए और न कोई तैयारी उस समय की तत्कालीन साहब, यही तो संकट है। आप कहते हो कि कांग्रेस की सरकार ने कोई तैयारी नहीं की थी। कांग्रेस की सरकार कहती है कि बीजेपी के लोगों को, संगठन के लोगों को सत्ता का लालच था, इसलिए उन्होंने कोरोना पर ध्यान नहीं दिया और वो पूरा ध्यान सरकार गिराने पर लगाते रहे और बनाने पर लगाते रहे। देखिए मनोज जी, सरकार गिराना और सरकार बनाना ये तो बीजेपी नहीं कर रही थी,
ये तो उनका आपसी अंतर्द्वंद था। आज इसकी नहीं, चर्चा करने की शर्मा जरूरत जी नहीं है। ये बात मत कीजिए। हमने चार्टेड प्लेन देखे, हमने चार्टेड प्लेन में बीजेपी के नेता देखे, बीजेपी के विधायक देखे, किस तरीके से बीजेपी के विधायक उन विधायकों के जो सिंधिया समर्थक थे उनके इस्तीफों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंचे, सारी चीजें देखी। किसने किया था? ये कमलनाथ जी आपने किया था, ये हमने नहीं किया था। आपके अंतर्द्वंद के आधार पर यह सरकार गिरी। लेकिन हम राजनीतिक सजग दल हैं। हमारी भूमिका है कि जब सरकार गिर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी जिम्मेदारी है राजनीतिक दल होने के नाते से, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी भूमिका निभाई। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आपको जो काम करना था, हाईकोर्ट ने आपसे पूछ लिया। आपके पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हाईकोर्ट के अंदर गए कि सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, तो हाईकोर्ट ने पूछ लिया था कि तुम स्वास्थ्य मंत्री थे भैया, आप बताइए आपने क्या काम किया था। और जनता जानना भी चाहती है कमलनाथ जी आपने कोरोना के संकट में उस समय क्या किया, और आज कोरोना का संकट है तो कांग्रेस, आप उद्योगपति, आप मुख्यमंत्री रहे, आपने क्या किया है आज तक? अच्छा चलिए यही बात कर लेते हैं, चूंकि आपने एक बड़ा विषय कर दिया, आपने एक बड़ा विषय उठा दिया। अगर बीजेपी और कांग्रेस का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो हम क्या माने, इस कोरोना की विपत्ति में कांग्रेसियों ने क्या किया मध्य प्रदेश के लिए और आपने क्या किया? मैं वही कहना चाहता हूं कि मनोज जी अगर भारतीय जनता पार्टी की आप बात करेंगे तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर आज हमने तय किया था कि हम 45 लाख लोगों तक भोजन की व्यवस्था करने का प्रयास हम लोग मिलकर के करेंगे। आज मुझे बताने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूं मध्य प्रदेश के, आपके माध्यम से 3.5 करोड़ लोगों तक चाहे भोजन सामग्री, भोजन पैकेट या किसी प्रकार की सुविधा के रूप में पहुंचे हैं। 60 लाख से ऊपर, लगभग 65 लाख करीब मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर हमने आरोग्य सेतु ऐप, जो आगामी समय में लोगों के लिए लाभदायक और उनके जीवन के लिए स्वास्थ्य रक्षक बनेगा, इसके लिए 18 लाख लोगों तक आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमीन पर कराया है। पीएम केयर फंड के अंदर आज लाखों लोगों ने मदद करके ऐसे गरीबों की सहायता करने का काम अप्रत्यक्ष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस गति से काम किया है, और हर प्रकार से सुविधा खड़े होकर के कहीं पर कोई जरूरत है उन तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मनोज जी सजग प्रहरी की भूमिका निभा रहे हैं। अच्छा, बावजूद इसके दिग्विजय सिंह ये कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री ने रेलवे दुर्घटना पर इस्तीफा दे दिया, माधवराव सिंधिया ने हवाई दुर्घटना पर इस्तीफा दे दिया, शिवराज सिंह चौहान क्या कर रहे हैं? इतनी बड़ी घटना हो गई, मध्य प्रदेश के कई मजदूर कटकर मर गए, शिवराज सिंह जी को भी इस्तीफा देना चाहिए। देखिए ये एक दुर्घटना है, चाहे ये ट्रेन की दुर्घटना हुई हो, हमारे 5 मजदूर जो मथुरा के अंदर एक्सीडेंट में जो खत्म हो गए। मेरा मनोज जी मैं आपको कहना चाहता हूं कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के वो संवेदनशील व्यक्तित्व हैं कि उन्होंने संबल योजना 4 दिन पहले, अभी 4 या 5 दिन हमारे हो रहे हैं संबल योजना लागू हुए, मेरे मथुरा के मजदूर, मेरे क्षेत्र के थे चंद्रा विधानसभा के, वो आए, अंत्येष्टि उनकी हुई और 1 घंटा नहीं लगा, 4 लाख रुपए के चेक अधिकारी लेकर के उन पीड़ित जो जिनकी दुखद मृत्यु हुई उनके परिवार के पास पहुंच गए। इसको कहते हैं संवेदनशील सरकार, इसको कहते हैं संवेदनशील नेतृत्व। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लगातार उन्होंने, जो घटना हुई, हमारी मीना सिंह जी जो मंत्री हैं उनको स्टेट प्लान से भेजा, सारी व्यवस्थाएं की, सारे लोगों को लेकर के वहां पर गए, सारे कार्यकर्ता खड़े होकर के इन सारे कामों को, किसी प्रकार के परिवार के लोगों को उनको परेशानी ना हो, इस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। और शिवराज सिंह चौहान तो दिन रात एक करके लगातार काम कर रहे हैं और लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ भी रहा है। बीडी साहब, लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ भी रहा है मध्य प्रदेश में। के लोगों को बचाने का काम कर रहे थे, लेकिन वो तबलीगी जमात के लोग वो मदद करने का काम नहीं किया उन्होंने, और इसका दुष्परिणाम हुआ कि हमारे मेडिकल की, पुलिस की टीम भी प्रभावित हुई, जिसको बाद में कंट्रोल किया गया और आज मध्य प्रदेश काफी कुछ अच्छी स्थिति में है, कंट्रोलिंग की स्थिति में हम लोग जा रहे हैं। आपके मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के जितने भी अधिकारी थे वो क्या किसी तबलीगी जमात के संपर्क में आ गए थे? मैं कह रहा हूं ना कि ये सारे लोग जान जोखिम में डाल करके लोगों को जिस प्रकार से कंट्रोलिंग करने के लिए, स्वास्थ्य के प्रमुख सचिव, आपके स्वास्थ्य के कमिश्नर, आपके स्वास्थ्य के तमाम कर्मचारी, क्या वो तबलीगी जमात की सभा में गए थे या तबलीगी जमात मध्य प्रदेश के जो मंत्रालय है उसके स्वास्थ्य विभाग की किसी बैठक में बैठा हुआ था? वो कैसे संक्रमित हो गए?
देखिए बैठक, मनोज जी बैठक में नहीं थे, हमारे काम करने वाले जो लोग हैं, मैंने कहा ना कि डॉक्टर्स हमारे इंदौर के अंदर जा रहे थे, उनके ऊपर लोग थूक रहे थे, उन पर हमला कर रहे थे। नहीं, उसकी आलोचना भी की टीम गई। जांच करने जा रही थी, उसकी आलोचना भी बचाने की के लिए गई। जा रही थी, लेकिन आप क्या कर रहे थे? आप उनके ऊपर हमला कर रहे थे। भोपाल के अंदर हमारे लॉकडाउन के लिए पुलिस खड़ी थी, लॉकडाउन का पालन कराने का प्रयास पुलिस कर रही थी, उनके ऊपर चाकुओं से हमला आप कर रहे थे। ये जो तबलीगी जमात के लोगों ने मध्य प्रदेश के अंदर जो किया, आज उसका दुष्परिणाम है कि मध्य प्रदेश का भोपाल और इंदौर हॉटस्पॉट बन गया, और आज मध्य प्रदेश के अंदर इतने लोग इसके कारण से प्रभावित हो गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी वर्ग विशेष की बात है, लेकिन ये जो लोग थे, नहीं, आप वर्ग विशेष की बात कर रहे हैं, जांच नहीं कराई, और कहीं ना कहीं वर्ग विशेष की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनके कारण से तबलीगी जमात तो वर्ग विशेष ही है ना, और लोगों ने छिपाने का काम किया, और लोग जो जाकर के निकाल रहे थे उनको रोकने का काम किया, उन पर हमला करने का काम किया। यह दुर्भाग्यजनक है, लेकिन उस समाज वर्ग के लोगों ने भी बाद में मदद भी की, अपील भी की, उनके धर्मगुरुओं ने भी कहा। इसके आधार पर चीजों को कंट्रोल करने का काम सरकार ने कोऑर्डिनेशन के साथ किया है। बीडी साहब, चलिए बिल्कुल किसी वर्ग विशेष के लोग, बिल्कुल कोरोना की बात हो गई है, मध्य प्रदेश के संगठन की बात कर लेते हैं, क्योंकि आने वाले समय में मध्य प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय आने वाला है, और वो है उपचुनाव। 24 सीटों पर उपचुनाव हुआ है। आपके कई मित्र ही इस बात का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि ये बेमौसम बारिश हो रही है, बेमौसम ओले पड़ रहे हैं, तो बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब सर मुड़ाया जाए और कब ओले पड़े जाएं। इस बात का इंतजार भी कर रहे हैं, और ये बड़ी चिंता की बात है कि 24 में से बीजेपी 24 कैसे जीत कर आती है। तो इन उपचुनाव को लेकर आप क्या मानते हैं? क्या वाकई आपकी तैयारी ऐसी है कि 24 की 24 सीट जीतेंगे आप? देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है, और कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते से भारतीय जनता पार्टी हमेशा 24 घंटे लाइव ऑर्गेनाइजेशन के नाते से काम करता है जी। वो केवल किसी चुनाव के लिए काम नहीं करता है। जो बूथ का हमारा संयोजक है, बूथ की हमारी समिति है, मंडल के हमारे अधिकारी पदाधिकारी है, जिले के लोग हैं, ये लगातार अपने काम को करने का प्रयास वहां पर करते हैं। कोरोना का संकट आया, सामाजिक भूमिका निभाने लग गए। अपने बूथों पर लोग, कोरोना महामारी के संकट में लोगों को कोई भूखा न रह जाए अपने गांव के अंदर, वो काम कौन कर रहा है? ये कार्यकर्ता ही कर रहे हैं। ये चुनाव की तैयारी ही है। इसलिए हम कोरोना महामारी के संकट में भी हमारे कार्यकर्ता बूथ लेवल पर जो एक्टिव हैं, गंभीरता के साथ एक्टिव हैं, लगातार काम कर रहे हैं, शर्मा उनके जी, लिए खड़े हैं। बीडी भाई, मैं एक चीज बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं क्योंकि बीजेपी सर्वे भी कराती है, और बीजेपी बड़ा अध्ययन करती है चुनाव का, किसी भी चुनाव का, और ये तो तब है जब ये सरकार गिरने और बचने की स्थिति है। तो ऐसे में क्या ये मान रहे हैं कि आपका जो सर्वे है, आपके पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उन 24 सीटों में से 24 विधायक आपके जीतते नजर आ रहे हैं, या आप ये मानते हैं कि जो विधायक छोड़ कर गए हैं उनके ऊपर, क्योंकि आप ही ने आरोप लगाए कि प्रदेश में लूट मची हुई है, इन मंत्रियों ने लूट लिया है, विधायक लूट खसोट कर रहे हैं, तो क्या आप ये मानते हैं कि इनकी छवि पर असर है, इनकी छवि खराब है, इसलिए कुछ चेहरों को बदला जाना चाहिए वरना हार जाएंगे? मनोज जी, मैं ऐसा मानता हूं कि माननीय सिंधिया जी से लेकर जो विधायक कांग्रेस से छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में जो आए हैं, हमारे परिवार में सम्मिलित हुए, मैंने उनका सबका स्वागत किया है, बहुत हृदय से हमने स्वागत किया है। लेकिन इन लोगों ने मध्य प्रदेश की दुरावस्था जो हो रही थी कमलनाथ जी की सरकार में, और कमलनाथ जी की सरकार को मिस्टर बंटाढार दिग्विजय सिंह जो पीछे से चला रहे थे, इस बात से दुखी होकर मध्य प्रदेश को बचाने का काम इन लोगों ने किया है। तो क्या आप ये गारंटी दे सकते हैं कि आपकी सरकार में दुखी नहीं होंगे? आप ये गारंटी दे सकते हैं कि आपकी सरकार में दुखी नहीं होंगे? बिल्कुल दुखी नहीं होंगे। ये मैं विश्वास से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशील जो नेतृत्व है, संवेदनशील सरकार है, हम सब मिलजुल करके परिवार के नाते से काम करेंगे, और मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूं आपको, ये सारी सीटें हम जीत करके आएंगे। जो कांग्रेस के 15 महीनों की जो दुरावस्था है जी, कमलनाथ जी केवल छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री थे, दिग्विजय सिंह पर्दे के पीछे से चला रहे थे, और लोग क्या कह रहे थे मध्य प्रदेश के अंदर कि किस तरह से आकंठ मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार में डूब गया है। इसका जवाब जनता देने के लिए तत्पर और तैयार है, और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ये जो 24 जो लोग हैं बहुत ताकत के साथ जीत करके आएंगे, मैं आपको विश्वास के साथ। लेकिन अभी तो बहुत दुखी हैं, मंत्रिमंडल नहीं बन पा रहा है, इंतजार कर रहे हैं, जल्दी करवा दीजिए। हमारी प्राथमिकता कोरोना महामारी के संकट से निपटना है, इसलिए टास्क फोर्स भी बना, छोटा मंत्रिमंडल भी बना, और मैं ऐसा मानता हूं कि जल्दी ही विस्तार होकर के मंत्रिमंडल भी बनेगा, और मंत्रिमंडल के आधार पर
और बाकी सरकार जो काम करना प्रारंभ की है, मैं मनोज जी आपको बताना चाहता हूं कि कमलनाथ जी किसानों के प्रीमियम जमा नहीं किया, उसको यह सरकार कहां लेके चली गई। लेकिन जैसे ही शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी, 2,990 करोड़ प्रीमियम जमा कर दिया, किसानों के खाते में पैसा चला गया। यह सरकार है, यह संवेदनशील सरकार है, किसान की हितैषी सरकार है, गांव गरीब की सरकार है। यह मुझे लगता है कि इस चुनाव को, जो 24 विधानसभा के चुनाव होंगे, कांग्रेस को आईना दिखा देंगे। अच्छा बीडी भाई, अब 24 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति करनी है और वो आप ही को करनी है संगठन के साथ मिलकर, तो क्या हम ये माना जाए कि इन 24 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में सिंधिया जो समर्थक हैं वो भी मांग कर रहे हैं? उन लोगों के भी बयान आए हैं, बहुत सारे सिंधिया समर्थक नेताओं के बयान आए हैं जो कि अब बीजेपी के परिवार में शामिल हो चुके कि हमारा भी इसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए। क्या उन लोगों को संगठन जिलाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति मिलेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने काम की दृष्टि से जो आवश्यक है और किसे क्या काम देना चाहिए और कहां देना चाहिए, उसकी बहुत गंभीरता के साथ भारतीय जनता पार्टी की अपनी पद्धति में, अपने सिस्टम में, उसके अंतर्गत जो आवश्यक होता है वो भारतीय जनता पार्टी निर्णय करती है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जिलाध्यक्ष संगठन चलाने के लिए जो आवश्यक है वो कोई भी कार्यकर्ता हो सकते हैं। उनमें से मुझे ऐसा लगता है कि उन कार्यकर्ताओं की जल्दी ही उनकी जिम्मेदारी तय होगी और जिम्मेदारी के आधार पर वो लोग आगे काम करेंगे। नहीं, क्या सिंधिया समर्थक भी हो सकते हैं जिलाध्यक्ष? जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो कोई भी हो सकता है। वो भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी में कोई फला समर्थक या XYZ समर्थक नहीं होता है मनोज जी। यहां तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है, जो भी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते से जो हैं, उनमें से जो उपयुक्त होंगे वो लोग, उनको स्थान मिलेगा और वो लोग काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी समर्थकों की एक बड़ी संख्या है बीडी भाई, मुझे लगता है कि आप भी परेशान हो जाते होंगे उनकी परेशानी को सुनते सुनते। मंत्रिमंडल में स्थान उनको मिल नहीं पा रहा है केवल सिंधिया समर्थकों के चक्कर में, और आप भी सोचते होंगे कि किन्हें शामिल करें किन्हें नहीं करें। मुख्यमंत्री आप दोनों मिलकर माथापच्ची कर रहे हैं। इसमें मनोज जी मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, किसी परिवार का दल नहीं है। इसलिए यहां एक पद्धति पर काम होता है। इसलिए कार्यकर्ता इस दिशा में कि सर्वसमावेशी, जिसको हम कहते हैं, सर्वव्यापी, सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी भूमिका जब हम निभाते हैं और इस पद्धति पर काम करते हैं तो लोग इसकी स्वीकारोक्ति देते हैं। हमारा कार्यकर्ता इस पर काम करता है। कहीं ना कहीं इस नाते से हम देश और समाज के लिए काम करते हैं। हम केवल अपने लिए काम नहीं करते हैं कि मुझे मंत्री बनना है इसलिए मैं राजनीति कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी में देश और समाज पहले है, इंडिया फर्स्ट जिसको नारा हम देते हैं कि हम पहले देश, उसके बाद हमारा संगठन, उसके बाद समाज, उसके बाद संगठन और उसके बाद हम। तो इसलिए इस दिशा में मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसे कोई भी निर्णय होते हैं, भारतीय जनता पार्टी में इनकी बहुत समस्या नहीं होती। राजनीतिक दल हैं, ये चीजें होती हैं, मैं नहीं होती मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी अन्य दलों के अंदर व्यक्तिगत तौर पर लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के नाते से काम करती है, इसलिए बहुत समस्या नहीं आती। चलिए एक बड़ा सवाल मैं पूछ लेता हूं, क्योंकि जब कमलनाथ सरकार में आए तो उन्होंने कहा कि बीजेपी ने खजाना खाली कर दिया है, और जब कमलनाथ चले गए तो शिवराज जी आए, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने खजाना खाली कर दिया। और वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कोरोना के संक्रमण के कारण कि पूरे देश की या विश्व की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। आपको किसानों को समर्थन मूल्य देना है, सामाजिक सरोकार की योजनाएं भी पूरी करनी है, चाहे वो विधवा पेंशन हो या वृद्धावस्था पेंशन हो, इस तरह की बातों को भी आपको पूरा करना है। इसके साथ साथ आपको विकास के कार्य भी करने हैं। क्या आप मानते हैं, क्योंकि आप सत्ता संगठन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो क्या आप मानते हैं कि मध्य प्रदेश के खजाने की स्थिति खराब है, तो कैसे इस खजाने को भरा जाएगा? और शायद यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार से कहा है कि हमको क्रेडिट लिमिट बढ़ाई जाए जिससे हम ज्यादा लोन ले पाए। ये मनोज जी बिल्कुल आपका कहना ठीक है कि कमलनाथ की सरकार जब गई तो खजाना खाली करके वो इसलिए गए क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि कमलनाथ जी जो कुछ लेके गए वो छिंदवाड़ा लेकर के गए। उन्होंने प्रदेश की चिंता ही नहीं की। उनको तो केवल अपना जिला छिंदवाड़ा यही उनका प्रदेश था, यही उनका भविष्य था। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि कोरोना महामारी के संकट में जिस प्रकार से आर्थिक तौर पर जो परेशानियां हुई हैं ये सबके सामने है, और इस दिशा में मध्य प्रदेश की जो सरकार है, हमने केंद्र सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांग की है। इसके साथ में हम मध्य प्रदेश के अंदर हम कैसे अपने इस इकोनॉमी को ठीक करने के लिए क्या प्रयास होंगे, इसकी चर्चाएं और इसके लिए जो लोगों से बातचीत करने का प्रयास सरकार ने भी प्रारंभ किया है।
हम लोग भी इस दिशा में बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि अपनी इकोनॉमी को अच्छे से अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, कैसे हम इन चीजों को यहां पर करें। तो इसकी चर्चा मध्य प्रदेश के अंदर हो रही है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जब बिल पावर होता है तो गरीबों के हितों का काम कोई भी सरकार कर सकती है, जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने करके दिखाया है। संबल योजना क्यों लागू की? गरीबों के हितों के लिए। प्रीमियम क्यों जमा किया? किसानों के हितों के लिए। आज मंडी एक्ट में परिवर्तन क्यों किया? कि किसानों को लाभ गांव से सीधे हम खरीदी कर सकें। ऐसे एक नहीं, कई माइलस्टोन निर्णय सरकार कर रही है और गरीबों की योजना में चाहे विधवा पेंशन होगी, चाहे इस प्रकार की कोई भी चीजें होंगी, उनमें कोई कमी नहीं हो रही है, क्योंकि सरकार भ्रष्टाचार नहीं कर रही है। कमलनाथ जी की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई थी, उस काम को वो कर रहे थे। आज शिवराज सिंह चौहान की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर हम सब मिलकर के एक सामाजिक सरोकार के साथ हम सरकार को अच्छे से अच्छा कैसे गरीबों के हितों के लिए योजनाएं ला सकते हैं, उनके लिए क्या हम चीजें दे सकते हैं, इन पर फोकस करके सरकार काम कर रही है। और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर इस संकट को भी दूर करते हुए आगे बढ़ेंगे और कोरोना महामारी के संकट से भी निपटेंगे और एक संक्षेप में और अंतिम सवाल बनाएंगे। संक्षेप में अंतिम सवाल, क्या आपको ऐसा लगता है कि लॉकडाउन और बढ़ना चाहिए मध्य प्रदेश में, चाहे वो रेड जोन हो, ऑरेंज जोन हो? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि कई स्थानों पर चीजें ठीक हुई हैं और कोरोना के संकट से मध्य प्रदेश निजात पाने की ओर है। अगर हॉट स्पॉट रहते हैं और जहां पर अगर समस्याएं ज्यादा हैं तो लॉकडाउन को बराबर मुझे लगता है कि जहां आवश्यक होगा वहां बढ़ाने की भी जरूरत हो सकती है। लेकिन जहां पर ग्रीन जोन से लेकर के जहां लगातार मरीज नहीं है या इस प्रकार की कोई इन्फेक्शंस नहीं है, तो वहां हम उसको रिलैक्स भी कर सकते हैं। इसलिए परिस्थिति के ऊपर होगा कि आगामी समय में हॉट स्पॉट जहां पर है वो अगर उनमें परिवर्तन होता है तब हम लॉकडाउन को रिलैक्स भी कर सकते हैं। अगर नहीं होगा तो फिर लॉकडाउन बढ़ाने की भी आवश्यकता हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया बीडी शर्मा साहब, आपने हमसे बात की और कोरोना के संक्रमण को लेकर संगठन और सत्ता मध्य प्रदेश में जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहा है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और भविष्य में और बेहतर चीजें हों। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश में संक्रमण बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बीडी शर्मा साहब को। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए सहारा समय के साथ।